अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हमने जो कोरिलेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते होते हैं और रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते होते हैं पेपर्स में, तो वही हमने आज डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल हम अपनी डेफिनेशन देखेंगे जो इस चैप्टर में आती होती हैं। और इसमें एक डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम, जो कि लाजमी पेपर में आती है इस क्वेश्चन के लिए, कोरिलेशन के क्वेश्चन के लिए और रिग्रेशन लाइन के क्वेश्चन के लिए। वो भी हम देखेंगे वो किस तरह बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी डेफिनेशंस की जानिब बगैर टाइम ज़ाया किए। डेफिनेशन है कोरिलेशन की। कोरिलेशन की डेफिनेशन देखिए मैं आपको शो करवाता हूँ कहाँ दी हुई है। ये यहाँ से करनी है हमने कोरिलेशन की डेफिनेशन। ठीक हो गया। कोरिलेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है हमें। ठीक है। कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप और द इंटरडिपेंडेंस। याद रखिएगा ये इंटरडिपेंडेंस होता है। ठीक हो गया। और एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन विच द changes in the values of one variable the values of the other variables also change। मतलब ये इंटरडिपेंडेंस है, तो एक वैल्यू के चेंज करने से दूसरी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है। इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। या ये रिलेशनशिप होता है या इंटरडिपेंडेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है। इसमें कोरिलेशन दो तरह की होती है, या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। फिर इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जो भी कोरिलेशन का जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 1 से ग्रेटर होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर 1 आ जाए तो ठीक है, अगर +1 आ जाए, -1 आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, -0 पॉइंट समथिंग आ जाए। ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है, आपको शो करवाता हूँ मैं। ये देखें इसमें लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू दी 1, r इज इक्वल टू दी -1, r इज इक्वल टू 0.5, r इज इक्वल टू 0, 0.98। तो ये सब हमारे पास क्या है, r की वैल्यूज़ ये आ सकती हैं, जैसे -0.03। तो ये सब हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ आ सकती हैं। और एक और केस इसमें आ जाता है जो कि हमारे पास है कि ये देखें जिसको मैंने सर्कल किया, जो r है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है। मतलब -1 से लेस देन या इक्वल हो सकता है, या 1 से लेस देन या इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये है, मतलब 1 से ग्रेटर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर 1 से ग्रेटर होगा तो हमारा आंसर और क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में वो क्या कहता है, व्हेन द टू वेरिएबल्स मूव इन सिंपैथी विद ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या कहा, व्हेन दी टू वेरिएबल्स मूव इन सिंपैथी। जब कोई भी टू वेरिएबल्स एक ही सिंपैथी से मूव कर रहे होंगे, एक ही तरतीब से मूव कर रहे होंगे इन द सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव कोरिलेटेड है। ठीक हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल भी हमने आसान से करनी है, जो ये थर्ड वाली देख लें, बहुत ईजी है। ओल्डर मैन यूजुअली हैव द ओल्डर वाइफ्स। मतलब जितना ओल्ड मैन होगा उसकी जितनी भी थिंकिंग होगी, जितने भी ख्यालात होंगे, वो भी ओल्ड होंगे। ठीक हो गया। तो जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी जो वाइफ्स होंगी, जो थिंकिंग होंगी, वो भी कम होती जाएंगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन में आ जाता है। उसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या कहता है, व्हेन द टू वेरिएबल्स मूव इन सिंपैथी विद ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में था। मैं आपको शो करवाता हूँ, देखें ज़रा।
इसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में है, और इसमें क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव कोरिलेशन में सेम डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव कोरिलेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसकी भी एग्जांपल देखें नेगेटिव कोरिलेशन की, ये भी हमने इजी से करनी है। ये देखिए जो थर्ड वाली है ये बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज एट द प्रेशर इंक्रीज। ये हमने मैट्रिक में एक रूल पढ़ा होगा, बाउलिस का रूल था, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने। उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था। अगर आप रिकॉल करना चाहें, देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें क्या था कि वॉल्यूम के डिक्रीज़ करने से जो प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो रहा था। ये वाइस वर्सा भी होता है, या वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से प्रेशर डिक्रीज़ भी होता है। ठीक हो गया, तो ये वाइस वर्सा होता है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। उसके बाद ज़ीरो कोरिलेशन भी होता है। ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है, when the increase or decrease in the value of the one variable has no effect on the values of the other variable। अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रही है, एक वैल्यू में, एक वेरिएबल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रही है, और वो अफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ा। ठीक हो गया, नो अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक वैल्यू की वेरिएबल पे आ रहा है वो दूसरी वैल्यू की वेरिएबल पे ना आए, तो वो क्या होगा, ज़ीरो कोरिलेशन होगा। उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो कोरिलेशन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट्स ओनली when the changes in the one variable are precisely proportional with those in the other variable। मतलब डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है दोनों में, दोनों वेरिएबल्स में प्रोपोर्शनल आ जाता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। ठीक है, प्रिसाइजली proportional with those in the other variable। तो perfect correlation is indicated numerically as +1 और -1। तो इसको numerically एक्सप्रेस करते हैं +1 और -1 के लिए। उसके बाद लीनियर कोरिलेशन आ जाता है। लीनियर कोरिलेशन is said to be linear if the degree of the movement of the some variable has a constant ratio to the amount of the change in the other variable। तो इसमें क्या है, if the degree of the movement in the some variable, जो डिग्री है मूवमेंट की सम वेरिएबल में हैज़ द कांस्टेंट रेशो, उसमें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रेशो होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर इफ़ द फॉर एग्जांपल इफ़ द इसकी एग्जांपल देखने हम, इफ़ द 10% इंक्रीज इन द प्राइसेस ईच टाइम द डिमांड डिक्रीज बाय द 15%, देयर शुड बी लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो इसको हमने यहाँ तक कर लेना है। मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक करना है, वेरिएबल तक करना है। ठीक हो गया, कोरिलेशन से लेकर वेरिएबल तक करना है। कोरिलेशन की हमने डेफिनेशन करनी है और उसके बाद उसकी एग्जांपल करनी है। एग्जांपल में कहा हुआ है कि अगर हम 10% इंक्रीज़ करते हैं प्राइस, तो हमारे पास 15% डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। उसके बाद हमने स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन करनी है। स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन द टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और द डॉट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स और वाई या जी होते हैं। तो वेरिएबल्स हम कहाँ शो करते हैं, या एक्स एक्सिस पे शो करते हैं या वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ठीक हो गया, तो व्हेन दी टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, तो ये टू वेरिएबल्स ग्राफ पे जो प्लॉट करेंगे पॉइंट्स और डॉट्स की फॉर्म में, तो उसको हम ग्राफ को क्या कहेंगे, स्कैटर डायग्राम। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है। और इसमें हमें कुछ इसकी बता देना है कि लास्ट में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, जो कि करनी है यहाँ तक, फर्स्ट 2 लाइंस करनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट में लिखा हुआ ना, फॉलोइंग आर दी 4 डायग्राम शोइंग, इसके बाद ये कर लेना हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो और नॉन लीनियर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी 4 टाइप्स हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक हो गया, ये वही कोरिलेशन में बात जैसे हम की थी इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप वाली बात की थी, वही इसमें क्या है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो टू वेरिएबल जैसे कि एक्स और वाई हैं उसमें इंटरडिपेंडेंस होगी, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होगी इसकी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय द आर। बस इसके यहाँ तक करना है आपने। ठीक हो गया, ये
डिनोटेड बाय दी आर तक करना है। उसके बाद इसका ये फार्मूला कर लेना है। फार्मूले में क्या बताया हुआ है कि आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस मीन एक्स मीन और वाई माइनस वाई मीन ओवर एन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। जब हम ये इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि सिग्मा एक्स कैसे फाइंड करते हैं और सिग्मा वाई कैसे फाइंड करते हैं और एक्स माइनस एक्स मीन और वाई माइनस वाई मीन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो मैं आपको तब समझा दूंगा। अच्छा, अब हम उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कोरिलेशन कोफिशिएंट हम अब प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वो देखते हैं। आर जो आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर इज सिमेट्रिकल, मतलब इसमें सिमेट्री है। अगर हम एक्स वाई ले या वाई एक्स लें एक ही बात, ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है आर एक्स वाई और इज इक्वल टू आर वाई एक्स है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है आर वाई एक्स इज इक्वल टू आर वाई एक्स, ठीक हो गया। तो उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट किस तरह होगा, ये देखिए मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू स्केयर रूट बी वाई एक्स क्रॉस बी वाई एक्स वाई। तो ये हमारे पास इस तरह है रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट है। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इसमें टू कोफिशिएंट है, एक बी वाई एक्स है और एक बी वाई एक्स है और दूसरा बी एक्स वाई है। तो ठीक है, ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है हमारे पास इसके, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड यूनिट। जो आर है जो वो है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन और यूनिट के, ओरिजिन और यूनिट के ये इंडिपेंडेंट होता है। आर लाइज बिटवीन द -1 एंड +1, वही बात आ गई जो मैंने आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन में बताई थी कि जो आर है वो लेस देन इक्वल टू +1 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है, ठीक हो गया। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। उसके बाद अब हम रिग्रेशन की बात करते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन वाज ओरिजिनेटेड बाय दी फ्रांसिस गैल्टन इन दी 1885, ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिग्रेशन इज डिफाइंड एज द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन दी अनदर वेरिएबल। कोरिलेशन क्या था, इंटरडिपेंडेंस था, ठीक हो गया। ये क्या है, डिपेंडेंस है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, मतलब इनमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है, यील्ड ऑफ द क्रॉप ग्रोन विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। जितने अच्छे फर्टिलाइजर्स होंगे उतनी अच्छी हमारी यील्ड होगी क्रॉप की, ठीक हो गया। फसलों की उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। जितने ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर्स होंगे, जितने ज़्यादा हम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, क्रॉप ग्रो करेगी। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डिपेंडेंस हो गई एक चीज़ की दूसरी चीज़ पे, ठीक हो गया। उसके बाद हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या आता है, रिग्रेशन की हमने डेफिनेशन और एग्जांपल देख ली। उसके बाद हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज है किसमें है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंस वेरिएबल फॉर अ गिवन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमें ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, जो हमें वेरिएबल दिया होगा उसकी जो डिपेंडेंस वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में रेट ऑफ चेंज होगा, वो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह से होता है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ठीक हो गया। ये जो बी एक्स ऑन वाई है, मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला बी एक्स ऑन वाई आर के हमारे पास वही रिग्रेशन कोफिशिएंट और सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। जो भी हमारे पास अगर एक्स ऑन वाई है तो पहले हम एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे। अब इसमें देखें तो पहले एक्स था तो हमने पहले एक्स ले लिया, फिर नीचे हमने वाई लिया। इसमें क्या है, वाई एक्स है तो उस पर पहले हम वाई लेंगे फिर उसके बाद एक्स लेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स वाई है तो एक्स वाई लेंगे पहले, और वाई ऑन एक्स है तो पहले वाई लेंगे फिर बाद में एक्स लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं हम। रिग्रेशन लाइन में क्या है, रिग्रेशन लाइन इज द लाइन ड्रॉन ऑन द graph paper showing the value of the one variable associated with the corresponding mean values of the other variables। तो इसमें क्या कहा, लाइन है जो ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर, जो हम ड्रॉन करते हैं ग्राफ पेपर पे, शोइंग द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। ये क्या शो करता है हमें,
एक वेरिएबल की एसोसिएटेड विद द करस्पॉन्डिंग मीन वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल, जो उसके करस्पॉन्डिंग मीन वैल्यूज हैं अदर वेरिएबल के, उसके साथ में एसोसिएट करता है, मिलाता है। ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन का ये काम है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो हमारे पास दो तरह से होती है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। पहले हमने बात की थी रिग्रेशन लाइन की, ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट था x ऑन y, ये हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, रिग्रेशन इक्वेशन से रिग्रेशन इक्वेशन x माइनस एक्स बार, और इसमें r सिग्मा x ओवर सिग्मा y, पहले क्योंकि x है तो हम ऊपर पहले x लेंगे, और नीचे सेकंड पे y है तो सेकंड पे y लेंगे, और फिर y माइनस वाई बार। इसी तरह ही हम लेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का, उसी का हम फार्मूला सेम टू सेम जो हमने उस ऊपर लिया उसी तरह से, बस पहले हम y लिख लेंगे फिर बाद में x लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब रिग्रेशन इक्वेशन भी देख ली हमने और रिग्रेशन कोफिशिएंट भी देख लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y अलग हैं और रिग्रेशन इक्वेशन और एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनके फार्मूलाज भी अलग हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना एज़ यूजुअल के हमने अपने फार्मूलाज देखे थे प्रीवियस चैप्टर्स में भी लास्ट में कि कौन कौन से फार्मूलाज हमने तैयार करने हैं, इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से फार्मूलाज याद करने हैं। तो सबसे पहले तो आर का फार्मूला दिया हुआ है जो हमने पीछे भी किया था। ठीक हो गया, ये मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें पीछे जो भी मैंने फार्मूलाज करवाए हैं सिर्फ आपने वही कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ये जो फार्मूला है एक ये आपने तैयार कर लेना है, जो आर का फार्मूला जो मेन फार्मूला है एक ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है, और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यही 3 फार्मूले आपने याद करने हैं इसमें। ये मैं आपको समझाता हूँ कि इन 3 फार्मूलाज में किस तरह है क्या है। तो ये देखें ज़रा, जो फर्स्ट वाला फार्मूला हमने करना है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई एन। ठीक हो गया, सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन और सिग्मा वाई बाई एन। जो हमने ये सिग्मा एक्स वाई बाई एन किया था ना, इनको इन सिग्मा एक्स को अलहदा कर दिया, सिग्मा वाई को अलहदा कर दिया, इस तरह याद कर लें, और डिवाइड कर दिया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला इस तरह याद कर लेना है, सिग्मा एक्स वाई बाई एन और माइनस सिग्मा एक्स को अलहदा कर दिया, सिग्मा वाई को अलहदा कर दिया और डिवाइड कर दिया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से। इसको सिग्मा नहीं कहते, सुमेशन कहते हैं, सुमेशन एक्स वाई बाई एन, सुमेशन एक्स ओवर एन और सुमेशन वाई बाई एन। ठीक हो गया, इसको सम भी कहते हैं, हम सुमेशन को सम भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम करते हैं सेकंड वाला फार्मूला जो हमारा है, और इसमें ये कुछ और चीज़ देख लें कि सिग्मा एक्स किसके इक्वल होता है, सिग्मा वाई किसके इक्वल होता है। ठीक है, सिग्मा एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्केयर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल का स्केयर। ये फार्मूला याद करना है, और इसी तरह इसी का जो वाई का होगा एक्स की जगह वाई लिख देंगे, सेम फार्मूला हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला किस तरह बनता है, जो हमने फार्मूला आर का बनाया था, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है उसके अगर हम स्केयर ले लेंगे, ठीक हो गया, उसका जब हम स्केयर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ठीक,
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा उसका स्केयर लेंगे हम। जैसे मैं ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसका स्केयर लिया तो क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। अच्छा, अब हम उसके बाद करते हैं अपना स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है, ये देखें। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला सिग्मा वाई स्केयर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई ओवर एन माइनस 2। ये फार्मूला याद करना है। ये वाई ऑन एक्स के लिए यूजुअली हमेशा वो वाई ऑन एक्स का ही पूछ लेता है, लेकिन अगर वो बिलफर्ज एक्स ऑन वाई का भी पूछ ले तो आपने किस तरह करना है, सिग्मा वाई स्केयर की जगह सिग्मा एक्स स्केयर लिख लेना, ठीक हो गया। माइनस ए सिग्मा वाई की जगह सिग्मा एक्स आ जाएगा, सुमेशन वाई की जगह सुमेशन एक्स आ जाएगा, और बी वैसे की वैसे आएगा, और सिग्मा एक्स वाई है तो सिग्मा वाई एक्स आ जाएगा। सेम बात है, एक ही बात है, बस इसमें यही चेंजिंग होगी। अगर वो पूछ लेता है एक्स ऑन वाई के बारे में, ये हमारे पास लिखा हुआ है वाई ऑन एक्स का फार्मूला। इसी तरह हमने एक्स ऑन वाई का भी फार्मूला बना लेना है, जहाँ वाई है वहाँ एक्स आ जाएगा। ठीक, ये हमने फार्मूलाज हमने अपने कर लिए। उसके बाद हम कुछ, ये तो आपको मैंने डेफिनेशन में भी बताए हैं फार्मूले। y इज इक्वल टू ए सिग्मा ए प्लस बी एक्स, और ये बी एक्स ऑन वाई, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट जो था एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ये मैंने आपको फार्मूले वहाँ भी बताए थे, आर डॉट सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, और जो बी वाई ऑन एक्स है उसका बी सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स है। और ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है, उसका फार्मूला है ये एक्स ऑन वाई है, और ये हमारे पास वाई ऑन एक्स है। ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे पहले। तो इसी तरह ही ये फार्मूले सब आपने याद कर लेने जो मैंने आपको बताए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरह का भी 2000 जो हमारा 20 का सप्ली का पेपर हुआ उसमें उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हमारा क्वेश्चन बनता भी नहीं है। लीस्ट स्केयर मेथड एक होता है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ था उन्होंने। उसमें बस यही इसी तरह का ही एक हमें अनग्रुप डाटा दिया होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू दी होती है और वाई की वैल्यू दी होती है, और हमें रिक्वायरमेंट में क्या कहा होता है, हमें रिक्वायरमेंट में कहा होता है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, इस तरह करेंगे एक्स और वाई, इसका टेबल बना लिया हमने जो भी हमें रिक्वायरमेंट में दिया हुआ था। ठीक हो गया, एक्स और वाई का टेबल बना लिया। सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया एक्स का भी, इनको सबका सम करके इनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया, इसको सम करके इस पर टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये 6.9 आ गया, ये 20.9 आ गया। उसके बाद हमने जो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये फार्मूलाज देखें ज़रा। इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये बुक में नहीं दी हुई और हमारे ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन चूँकि सप्ली के पेपर में आया हुआ था, हमारा भी आ सकता है, तो ये हमने करना है। तो बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल का स्केयर। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया बी का। और ए का फार्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। तो इसमें फार्मूले में हमने वैल्यूज़, हमें क्या क्या चाहिए होगा, सिर्फ हमें एक्स वाई चाहिए होगा, सिग्मा एक्स वाई चाहिए होगा, सिग्मा एक्स चाहिए होगा, और सिग्मा वाई चाहिए होगा। ठीक, हमें क्या क्या चाहिए होगा, सिग्मा एक्स चाहिए होगा, सिग्मा एक्स चाहिए होगा, और सिग्मा वाई चाहिए होगा, सिग्मा एक्स वाई चाहिए होगा। तो हम इसी के मुताबिक ही अपना जो हम करेंगे वो हम अपना फाइंड करेंगे। ये देखें टेबल जो हम बनाएंगे उसमें हम सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे, सिग्मा वाई फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स वाई फाइंड करेंगे, और सिग्मा एक्स स्केयर फाइंड कर लेंगे। ठीक, इसी तरह हमने एक्स की सब वैल्यू लिख उनका सम कर लिया, वाई की वैल्यू लिख ली उनका सम कर लिया। सिग्मा एक्स भी फाइंड कर लिया, सिग्मा वाई भी फाइंड कर लिया, उसके बाद सिग्मा एक्स वाई फाइंड कर लिया हमने, और फिर ये जो एक्स था इसका स्केयर ले लिया, और इसका सिग्मा एक्स स्केयर हमने फाइंड कर लिया। अब अगला काम हमने क्या करना है, ये सब वैल्यूज़ क्या कर देनी है, इसमें पुट कर देनी है जो हमने टेबल्स में वैल्यूज़ निकाली थी, और हमारे पास बी की वैल्यू आ गई।
ठीक, उसके बाद हमने a इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए भी जो हमने मीन निकाला था y का वो पुट किया, और b की वैल्यू हमने 0.198 निकाली थी, और x की वैल्यू 20 पॉइंट, मीन की वैल्यू वो हमने पहले निकाली, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब हमने फाइंड करना है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं ज़रा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो रिक्वायरमेंट में जो क्वेश्चन में दिया होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, एक्स की वैल्यू देखते हैं और वाई की वैल्यू देखते हैं। जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो वाई की वैल्यू होगी वो वाई पे प्लॉट करेंगे। ये देखें ज़रा 20, 30, 10, 12, 15, 25, 34, आप अपनी मर्ज़ी से ये प्लॉट कर सकते हैं, या तो आप 5 का डिफरेंस रखें, 3 का रखें, 10 का रखें, जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह रख सकते हैं। ठीक, फ़िलहाल हमने जो रखा है वो हमने 5 का रखा है। ये देखें 5, 10, 15, 20 शो करवाता हूँ। ये देखें 5, 10, 15, हमने 5 का डिफरेंस रखा है, और जो वाई एक्सिस पे उनको हम तरतीब से लेते गए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखें ज़रा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने ये स्कैटर डायग्राम किस तरह प्लॉट करनी है। सबसे पहली हमने क्या थी, हमारे पास वैल्यू 20 और 26 में, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 6। तो ये देखें ज़रा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ कि हमने इसको कैसे प्लॉट करना है। ये देखें, तो क्या था हमारा 6 था, और क्या था 20, तो ये आ गया 20 और 6 पे। इसी तरह से फिर जो भी अगला होगा उसी तरह। ये देखें अब जो हमारे पास अगला है वो क्या है, अगला हमारे पास है 30 और 9। तो 30 और 9 को हमने प्लॉट करना है, 30 और 9 को। तो 30 और 9 किस तरह होगा, ये हमारे पास 9 आ गया, और ये हमारे पास 30 आ गया। ठीक हो गया। तो यही इस तरह करना है, हमने सब पॉइंट्स को मिलाते जाना है, बस हमने पॉइंट्स लगा देना, और ये स्कैटर डायग्राम हमारे पास बन गई। बस इसमें यही करना होता है। एक क्वेश्चन दिया होता है, कहा होता है कि स्कैटर डायग्राम बनाओ, उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, बस और कुछ नहीं करना होता है इसमें। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड पेपर में आया होता है, और इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करो, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करो, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, और हमें कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड करो एक्स ऑन वाई ऑन एक्स का। मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाना है। इसमें टेबल बनाने के लिए टेबल में आपने कुछ भी करना, बस 5 कॉलम बनाने हैं। इसमें जो भी रिलेशन और कोरिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले 5 कॉलम बना लेने हैं। 5 कॉलम में क्या क्या लिखना है आपने, बस पहले कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में वाई, तीसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर, चौथे कॉलम में वाई स्क्वायर, और पाँचवें कॉलम में एक्स वाई। ठीक, जो इनकी वैल्यू थी वो लिख ली सब, इनकी वैल्यू थी वो लिख ली सब, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एक्स स्क्वायर हमने, ये जो हमें एक्स वैल्यूज़ दी हुई थी सब, हमने इनसे क्या किया, इन सब से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर फाइंड किया, जो वाई की वैल्यू दी थी वाई स्क्वायर फाइंड किया, और एक्स वाई जो वैल्यू दी हुई थी इनको हमने मल्टीप्लाई किया और सबका सम लेते गए। ठीक, अब इनका सम आ गया। दूसरा काम क्या करना है, हमने सिग्मा एक्स फाइंड करना है और सिग्मा वाई फाइंड करना है। उससे पहले हम करेंगे फाइंड अपना जो हमारा मीन है वो फाइंड करेंगे। मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, जो भी सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी उनको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ जाएगा। फिर हम उसके बाद फाइंड करेंगे अपना ये जो हमारे पास है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको फार्मूलाज वाला जो पेज था उसमें बताया था कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स सुमेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सुमेशन एक्स बाई एन का होल का स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमने टेबल में फाइंड की थी, सिग्मा एक्स की वैल्यू और सिग्मा एक्स की सुमेशन एक्स की वैल्यू 295 थी, और जो हमारे पास सुमेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी जो हमने निकाली है वो हमारे पास 10925 है। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे, टोटल नंबर हमारे पास 9 है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 9, और इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो हमारे पास 11.8114 आ गया। उसके बाद हमने सिग्मा वाई फाइंड करना है, सिर्फ सिंपल सा फार्मूला, वही जो हमने एक्स में फार्मूला लगाया था, बस एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वही वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेना है। उसके बाद हमने जो पहली जो रिक्वायरमेंट थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की थी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में
ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था कि हमने कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना था। कोफिशिएंट कोरिलेशन के फार्मूले में ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई था, इसलिए हमने ये जो सबसे पहले हमने सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स निकाल लिया। उसके बाद ये तो हमें सिग्मा एक्स वाई भी टेबल से हमें देगा, सिग्मा एक्स और सुमेशन एक्स और सुमेशन वाई और सुमेशन एक्स वाई, ये हमें टेबल में फाइंड कर चुके थे। रह क्या गया था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई रह गया था, तो ये हमने अपनी टेबल बनाने के बाद फाइंड कर लिया। उसके बाद सिंपल सी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आर हमारे पास आ जाएगा। याद रखना है कि आर 0 आ सकता है, माइनस में आ सकता है, -1 आ सकता है, +1 आ सकता है। 1 से ग्रेटर आएगा तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है, सवाल ही गलत है, आंसर ही गलत है, सब कुछ गलत है। चेक कर देखते ही गलत कर देगा। उसके बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है y ऑन x और x ऑन y के लिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन का सिंपल सा फार्मूला था by ऑन x इज इक्वल टू r सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स। ठीक है, तो सिंपल हमने जो आर की वैल्यू फाइंड की थी 0.6456 वो पुट की, और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट की जो हमने टेबल बनाने के बाद निकाली थी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाई ऑन एक्स, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन लाइन में कंफ्यूज नहीं होना। जो रिग्रेशन इक्वेशन थी वो ये थी, ये देखें, ये थी रिग्रेशन इक्वेशन, और जो हमने पीछे हमें ये है रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन का फार्मूला है, और ये रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला है। इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला कौन सा है, ये, और रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला कौन सा है, ये वाला जो सेकंड पे है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है। जो फर्स्ट पे है वो कौन सा है, रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक, तो क्योंकि फार्मूले में ही हमें जो रिग्रेशन हमने क्या फाइंड करना था, रिक्वायरमेंट में क्या था, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो रिग्रेशन इक्वेशन में जो है हमारे पास बी वाई और नेक्स्ट है, देखें ज़रा, रिग्रेशन इक्वेशन में बी वाई और नेक्स्ट का कहा हुआ है। तो बी वाई और नेक्स्ट हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो बी वाई और नेक्स्ट किसके इक्वल होता है, बी वाई और नेक्स्ट किसके इक्वल होता है, ये देखें ज़रा, बी वाई ऑन एक्स हमने सबसे पहले जो हमारा बी वाई ऑन एक्स हमने फाइंड किया, बी वाई ऑन एक्स आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, सबसे पहले हमने ये फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास जो ये फार्मूला था, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी थी, वाई की वैल्यू भी थी, वाई मीन की वैल्यू भी थी, एक्स मीन की वैल्यू भी थी। चूँकि हमने एक्स और वाई फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये एक्स और वाई कांस्टेंट है, तो ये एक्स और वाई ऐसे जैसे लिखे हुए वैसे ही आ जाएंगे, और जो एक्स मीन और वाई मीन है इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ये देखें स्टार्ट में हमने क्या किया था, इनकी वैल्यूज़ फाइंड की थी हमने। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये देखें हमने टेबल के साथ जो हमने फाइंड की थी एक्स मीन और एक्स की वैल्यूज़, तो वही हमने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फिर y इज इक्वल टू 3.1923 एक्स और प्लस 332.02। अब इसमें याद रखिएगा आप a और b की वैल्यू, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, इसमें a और b की वैल्यू कौन सी होती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, जो भी हमारे पास x के साथ, जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास b होगी, और जो वेरिएबल के बगैर होगी वो हमारे पास a की वैल्यू होगी। ठीक, रिग्रेशन इक्वेशन में जो भी x के साथ, जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी वो हमारी b होगी, और जो भी वेरिएबल के बगैर वैल्यू होगी वो हमारी a होगी। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कभी कभी पूछ लेता है कि a की वैल्यू कौन सी होगी, b की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक, तो रिग्रेशन इक्वेशन x और y हम फाइंड करेंगे। उसी तरह सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला आर सिग्मा एक्स बाई एन, इसकी वैल्यूज़ हमने निकाली। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1306। उसके बाद हमने फिर क्या किया, वही हमने अपनी रिग्रेशन इक्वेशन का जो फार्मूला था वो लगाया। रिग्रेशन इक्वेशन के फार्मूले में फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वाई मीन की, एक्स मीन की और बी एक्स ऑन वाई की। तो हमारे पास ये क्या आ गई, रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। और रिग्रेशन इक्वेशन में ये जो हमारे पास वाई के साथ है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास ए है।
ठीक, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी उसमें कहा था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फाइंड करो। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था एस वाई ऑन एक्स, क्योंकि वाई ऑन एक्स है तो वाई के फार्मूला हम स्टार्ट से लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा वाई स्केयर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई ओवर एन बाई एन माइनस टू का स्केयर रूट होल का। ठीक, तो सिग्मा एक्स स्केयर हमने सब वैल्यूज़ हमने क्या फाइंड की हुई हैं। सिग्मा एक्स स्केयर भी हमने टेबल में निकाला था, सिग्मा वाई भी टेबल में निकाला था, सिग्मा एक्स वाई भी टेबल में निकाला था। वैल्यूज़ पुट कर दी सिंपली और हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, 50.6305, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा सा उसमें कुछ एक नई बात की हुई है। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले तो प्लॉट दी स्कैटर डायग्राम बहुत ईजी है, आपको बनानी आ गई है। सेकंड थर्ड पे पहले हम देखते हैं कि थर्ड पे क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वही बात है। डिवेलप, ये एक न्यू बात है जो कि मैंने आपको समझानी है। डिवेलप द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ये भी वही बात है। लेकिन उसके बाद देखें कि एस्टिमेट द टिकट प्राइस वाई व्हेन द नंबर ऑफ पैसेंजर एक्स आर 100, ये थोड़ी सी क्रिटिकल बात है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप सब ने। ये भी हमें फाइंड करना है, इसमें एक और वैल्यू भी, मतलब ये जो एस्टिमेट टिकट वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो वही हमने सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है, 5 कॉलम बनाने हैं। उसमें पहले कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में वाई, तीसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर, चौथे कॉलम में वाई स्क्वायर और पांचवें कॉलम में एक्स वाई। सबकी वैल्यूज़ फाइंड करके हमें सम कर लेना है सबका। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स मीन की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई मीन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, उसके बाद हमने स्कैटर डायग्राम बना लेनी है। स्कैटर डायग्राम बहुत ईजी है, आप सब बना लेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने भी आपको बनाना सिखा दिया कि इसमें जो इसका फार्मूला होता है वो, ये देखें ज़रा, इसका फार्मूला ये था हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए था। तो पहले हमने सिग्मा एक्स निकाल लिया, फिर हमने सिग्मा वाई निकाल लिया, वही फार्मूले से। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ एक्स और वाई का फ़र्क है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये देखें ज़रा, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आर की वैल्यू हमारे पास आई है -0.9010। तो माइनस में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 से ग्रेटर आएगी, मिसाल के तौर पर 2 आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, चेक कर देखते गलत कर देगा। ठीक, उसके बाद ये 1 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती, -0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। वही सिंपली पहले बी वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे हम, फिर जो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन थी उसमें हमने पुट कर देना है। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन थी, वाई मीन की वैल्यू पुट कर देंगे, बी वाई एन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स मीन की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमने इक्वेशन बना ली। ठीक, अब उन्होंने जो कहा हुआ था कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक्स जो था, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। उन्होंने क्या कहा हुआ था, ये देखें ज़रा, एस्टिमेट द टिकट प्राइस वाई। अब उन्होंने कहा हुआ है कि वाई फाइंड करो आप। ठीक, एस्टिमेट द टिकट वाई फाइंड करो, जबकि उन्होंने दिया हुआ है व्हेन द नंबर ऑफ पैसेंजर आर 100। जो उन्होंने एक्स की वैल्यू दी हुई है वो 100 दी हुई है, और उसके बाद आप कहा हुआ है कि वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो 100 दी हुई है, तो सिंपली हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है अपने इसमें। ये देखें ज़रा, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आई है, y इज इक्वल टू -1.3116 मल्टी एक्स प्लस 132.6718, जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ 100 पुट कर देंगे हम। ठीक है, देखें 100 पुट की हुई है हमने, तो y इज इक्वल टू -1.311 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, प्लस इसको कर देंगे जो हमारे पास 132.6718 है। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी थी। तो उन्होंने कहा हुआ था कि आप y फाइंड करो जबकि जो x की वैल्यू है वो 100 है, तो हमने 100 इसमें पुट कर दी फार्मूले में जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आई थी। ठीक, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी। बस इसमें यही एक क्रिटिकल बात थी कि जो मैंने आपको समझानी थी।
इस क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं कि एक वैल्यू दे देते हैं रिग्रेशन इक्वेशन जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप इसमें x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, या वो x की वैल्यू दे देंगे कहेंगे कि y की वैल्यू फाइंड करो, या वो y की वैल्यू दे देंगे कुछ भी और कहेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने सिंपली वैल्यू वही पुट कर देनी है रिग्रेशन इक्वेशन में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो थोड़े से बहुत क्रिटिकल थे, जो आपको मुझे लगा कि नहीं समझ आएंगे, तो मैंने आपको समझा दिए। इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशन हमने की हैं वो जो डेफिनेशन याद करनी है वो मैंने आपको करवा दी, और इस चैप्टर में से जिस तरह क्वेश्चन बन के आता है वो मैंने आपको करवा दिए, पूरे 2 क्वेश्चन करवाएं। इसी तरह अगर आपने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर जो न्यू वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन आता रहे आपको। एक बात मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगा, ये देखें ज़रा, ये सब्सक्राइब का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ पे आल पे क्लिक कर देना है। ठीक, जब मैंने आल पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है, मैं आपको वैसे एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है। सबसे पहले आपने ये जो वीडियो होगी ये वॉच करनी है, उसके बाद आपने ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। अगर आप पहले ही जाके ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे तो आपको ना नोटिफिकेशन शो होगा, ना आपको मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। नोटिफिकेशन में आपको बिल्कुल भी मेरी वीडियो नहीं पहुँचेंगी, ना आपका सब्सक्राइबर ऐड होगा। तो इसलिए ख्याल रखिएगा, पहले आपने वीडियो वॉच करनी है, फिर आपने ये सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक, ताकि आपको हर जो वीडियो मैं बनाऊँ आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।